मैं पूरी कौम को ताना दे रहा हूं कि 22 करोड़ लोगों, तुम्हारे ऊपर लोग ऐसे बैठे हैं जो जानबूझकर क्रिमिनली तुम्हें मरवा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। इस वक्त दोपहर के 2:45 बजे हैं और जुमे का दिन है और ये मैं मज़ीद एक वीडियो जो है वो अपलोड कर रहा हूँ। इसमें आपको सिविल एविएशन और पेल्पा और इन सारों की कारकर्दगी का जो है ना भरपूर पता चलेगा। बेसिकली सिविल एविएशन के ऊपर तो अब मैं किताब लिख सकता हूँ कि जितनी वहाँ पे अनामलीज हो रही हैं, लेकिन आपको मैं एक वजह बताऊँगा कि क्यों हो रही हैं और क्यों इसका इन्वेस्टिगेशन का दायरा कार जो है ना इसको वसी करना पड़ेगा और इसमें कौन कौन लोग इन क्रैशेस में ज़िम्मेदार हैं। इसमें ब्यूरोक्रेट्स के भी नाम आते हैं, इसमें और लोगों के भी नाम आते हैं, बड़े बड़े लोग जो हैं इसमें फंसते हैं। इसलिए कभी ये इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स एक तो सामने नहीं आती हैं, दूसरा आती हैं तो फिर उनके ऊपर कुछ होता नहीं है। मैंने बड़ी पिछले 5 दिन से मैं देख रहा था कि बड़ी अपनी पेल्पा की तरफ से भी और कुछ लोगों की तरफ से, हमारे दोस्त भी हैं, कई कप्तान तो मेरे ज़ाती दोस्त भी हैं, उनकी तरफ से बड़ी मैसेजेस आते थे कि जी ये विंग कमांडर जवाद ज़फ़र जो है ना, ये असल जड़ है मसले की, तो इनको आप जो है ना इनके ऊपर क्यों नहीं प्रोग्राम करते। तो मैंने कहा मुझे आप कोई एविडेंस दें कि वो क्या करते हैं। तो बहरहाल उनके ऊपर मैंने तहकीक की और जो शिकायतें आ रही थी वो भी मैंने तहकीक की। तो अब मुझे पता क्या चला कि विंग कमांडर जवाद ज़फ़र ने किया क्या है और ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है। होता क्या है कि आपको मैं पहले बताऊं कि कल मैंने आपको एक साइकाइट्रिस्ट का बताया था, उनैज़ा का, कि जिन्होंने कई पायलट्स को डिस्क्वालीफाई कर दिया था टेम्परामेंट की वजह से और वो बाहर से अपनी पैसे पूसे दे दिला के जो है वो, मुझे नहीं पता, मैं अंदाजे से कह रहा हूँ ना, वैसे क्यों देगा उनको कोई, वो अपनी ले आए और उसके बाद उन्होंने क्वालिफाई कर लिया यहाँ पे एग्ज़ाम वगैरह के लिए। अब होता क्या है कि जो पीआईए का 2 डिपार्टमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा अंडर सस्पिशन है। एक तो ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के तो भांडे फूट चुके हैं बड़ी देर पहले। वो जो एक मैनचेस्टर से फ़्लाइट आ रही थी उसमें फर्स्ट ऑफिसर और पायलट कैप्टन जो थे दोनों सो गए थे, आरटी नहीं कर रहे थे और वो फिर यूगोस्लाविया के ऊपर आके कहीं पे आके उनको होश आया कुछ घंटों के बाद। उसके ऊपर कैप्टन आमिर ने को तहकीकात भी करने की कोशिश की, लेकिन आपको पता है कैप्टन आमिर का तो मैं आपको बता चुका हूँ कि वो शरीफ आदमी है, बस कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, तो वो पेल्पा के ख़िलाफ़ कैसे जाएंगे या पेल्पा के पायलट्स के ख़िलाफ़। तो हो ये रहा था कि फ़्लाइट ऑपरेशन जो है इसमें बहुत बड़े बड़े स्कैम हैं। आपको किस तरह के स्कैम होते हैं मैं आपको बताता हूँ कि पेल्पा किन बातों पे नहीं बोलती है और वो बड़ा अपनी तरफ से असूल पसंद रहती है, लेकिन आपको क्या पता है कि पेल्पा ने एक पब्लिक रिलेशनिंग एजेंसी हायर की हुई है। आपको पता है कि पेल्पा बेइंतहा रुपया जो है वो पब्लिक रिलेशन एजेंसी के थ्रू अखबारात को, मीडिया को ऑफ़र कर रही होती है। आपको पता है कि अभी परसों एक जरीदे में जो पेल्पा के मतलब का एक आर्टिकल छपा, वो अंग्रेज़ी का जरीदा कराची का, उसके कितने पैसे दिए गए। ये सारी बातें वो अखबार वाले पैसे लेके जो छाप रहे हैं उनके मतलब अब मैं क्या कहूँ, वो भी, और जो पैसे दे के छपवा रहा है मैं उनका नाम मैं आपको क्या बताऊँ। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि ये सब कुछ ऑफिशियली हो रहा है उनकी उससे। जब किसी एसोसिएशन को पीआर कंपनियों की ज़रूरत पड़ जाती है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी की ज़रूरत पड़ जाती है और वो करोड़ा रुपया लगाने को तैयार होते हैं उसके थ्रू, तो फिर आप सोच लें कि उनकी कमाइयाँ कहाँ कहाँ से हो रही हैं या उन अफराद की क्या क्या कमाइयाँ हो रही हैं जो वो आगे खर्चेंगे। आप करेंगे अपनी तनख्वाह से, आप अपने लिए कोई पब्लिसिस्ट हायर करेंगे, आप अपने लिए कोई पब्लिसिटी एजेंसी हायर करेंगे, वो रिटेनर ही पता नहीं 5 लाख महीने का लेते हैं या 10 लाख रुपये महीने का लेते हैं रिटेनर, काम तो उसके अलावा है। बहरहाल हो क्या रहा है कि अभी ऑपरेशंस में इनके किस किस्म के भंड होते थे कि जैसे अभी कुछ दिन पहले इन्होंने एक, आपको मैं बताऊं कि ट्रांस अटलांटिक फ़्लाइट होती है, एक ट्रांस अटलांटिक फ़्लाइट करा दी पेल्पा के एक मेंबर से और वो भाईजान जो थे उनकी रेटिंग ही नहीं थी वहाँ की। यानी आप तकरीबन 9 घंटे अटलांटिक ओशन के ऊपर फ्लाई करके जाते हैं और उस वक्त आपका जो नेविगेशनल टूल है वो सिर्फ सैटेलाइट नेविगेशन है और वो जो टिपिकल टूल्स आपके होते हैं वो उस पर आपके काम नहीं आ रहे होते। अब जिस आदमी ने वो कभी रूट किया ही नहीं, उसकी ट्रेनिंग ही नहीं हुई, उसने रेटिंग ही नहीं उसके ऊपर ली, अगर उसको आप वो कराते हैं तो आप क्रिमिनल हरकत करें, आप 300 लोगों को मारने का आपने एक प्लान बना लिया है। ये मैं आपको बिल्कुल खुलकर बता रहा हूँ और ये कत्ल है बेसिकली, ये और कुछ नहीं है। अच्छा, अब उसमें क्या होता है कि पहले आप 2 फ्लाइट्स करते हैं एक ट्रेनर के साथ, उसके बाद आप एक फ़्लाइट करते हैं, तीसरी करते हैं इंस्ट्रक्टर के साथ
और फिर चौथी बारी आप जो है ना खुद जहाज़ लेके जा सकते हैं ट्रांस अटलांटिक, क्योंकि इतना लंबा डिस्टेंस है और अटलांटिक ओशन है नीचे। कई इमरजेंसी में आपने क्या लैंड करना, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए और आपको पता ही नहीं उस रूट का या उस जगहों का, ये उस पायलट को भी भिजवा चुकी हैं। आपको पता है कि काठमांडू में 30 साल पहले जो क्रैश हुआ था, उसके बाद बड़े वहाँ पे काबिल पायलट्स को भेजना पड़ता था। तो एक पायलट साहब थे, उनको इन्होंने 310 के ऊपर सिमुलेटर करवाया और 320 के ऊपर जहाज़ पर उनको भेज दिया। ये क्रिमिनल एक्ट है। अगर ये दूसरे एयरपोर्ट्स को पता चल जाए, अगर ये दूसरी एविएशन अथॉरिटीज़ को पता चल जाए, अगर ये इंटरनेशनल एविएशन अथॉरिटी को पता चल जाए, मैं इसलिए ये काम जो अपना ब्लॉग है ना, ये वी लॉग, ये अंग्रेज़ी में नहीं कर रहा कि वो यानी ये वहाँ पे एयरलाइन ही बैन कर देंगे पकड़ के। ये ऑपरेशंस में सब कुछ हो रहा था। अब आते हैं भाई साहब जवाद ज़फ़र साहब अंदर आते हैं। तो जवाद ज़फ़र साहब का ये पता चला कि उन्होंने आते ही ऑपरेशंस को टारगेट करना शुरू कर दिया और ट्रेनिंग को। और उन्होंने इनको क्यों टारगेट किया कि यहाँ पे पायलट्स पैसे दे के अपनी रेटिंग लेते थे, और ये सारे पायलट्स जो पैल्पा के मेंबर हैं, और वो वहाँ पे पैसे देते थे, अपनी मर्ज़ी का इंस्ट्रक्टर लगवाते थे, अपनी मर्ज़ी के टेस्ट करवाते थे, अपनी मर्ज़ी के चेक्स होते थे, और उस अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। यानी रैंडम जो काम होना चाहिए था, जिस पे किसी की सिफारिश नहीं मानी जाए, किसी का कुछ ना माना जाए, क्वालिटी के ऊपर हो, क्योंकि उसकी वजह से इंसानी जानों का उस पर इन्हिसार है। तो ऐसे बहुत से पायलट्स इस वक्त उड़ा रहे हैं आपके जहाज़, जिनकी काबिलियत ही नहीं है वो जहाज़ उड़ाने की। देखें, मेरे पास हो सकता है लाइसेंस हो सकता है मुझे जहाज़ उड़ाना आता हो, लेकिन उसका यह मतलब नहीं कि मेरी काबिलियत है कि पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट करने की। वो एक टोटली डिफरेंट बॉल गेम है। आई एम नॉट ट्रेंड फॉर दैट। तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैं पायलट हूँ तो मेरे साथ आप 100 पैसेंजर्स को भेज दें, मैं ले जाऊँ, मैं नहीं लेके जा सकता। एंड सबसे बड़ी बात है, आई एम नॉट ऑथराइज्ड, ना मैंने उसकी ट्रेनिंग ली है, ना मैं उसका ऑथराइज्ड हूँ। तो ये इतना एक टेक्निकल काम है। ये गाड़ी नहीं है कि आप सुजुकी से निकले और करोला आपने चलानी शुरू कर दी, या करोला से आप निकले तो आपने सिविक को सेल्फ मारा और आप उसको ले गए। आपने कहा देखो कल तक तो वो गाड़ी चला रहा था, आज मैं ये गाड़ी चला रहा हूँ। इस पे आप बैठ ही नहीं सकते उन सीट्स पे जब तक आपकी अप्रूवल्स नहीं होती, जब तक आपकी रेटिंग्स नहीं होती, जब तक आपके साथ क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर्स नहीं होते, जब तक आपके लाइसेंस के पास स्टैंप नहीं होता। और ये सारा करते रहे। ऑपरेशंस और ट्रेनिंग जो है, इसके अंदर पैल्पा का और कुछ पायलट्स का इतना होल्ड है कि खुद पैल्पा के जो सदर हैं ना, मैं उनके मुतालिक अब कह रहा हूँ और मैं पहली बार कह रहा हूँ, पैल्पा के अपने सदर जो हैं, अब मुझे पता चला है कि उनका लाइसेंस भी जो है उसके ऊपर भी एक सवालिया निशान है। काफ़ी लोगों के मुतालिक पता चला है कि कुछ पिटारो क्राउड के नज़दीक होने की वजह से उनको किस तरह से जो है वहाँ पे लाइसेंसेस मिले। 35 ऐसे लोगों की इंडक्शन का मुझे पता चला पीपल्स पार्टी के टाइम पे कि जिनकी क्वालिफ़िकेशन नहीं थी, जिनके लाइसेंसेस या डिग्रीज़ जो हैं वो क्वेश्चनेबल थे, और जिनकी ट्रेनिंग मॉडल जो हैं वो टोटली क्वेश्चनेबल है, और किस तरह से पैसे दे दे के अपनी इंस्ट्रक्टर्स अपने करवाए गए ट्रेनिंग। अच्छा, फिर ये जो वीक पायलट्स हैं, या के इंस्ट्रक्टर पोस्ट ले लेते हैं, उसमें डबल पैसे कमा रहे होते हैं, बेसिकली लालच है उसमें। उस लालच में अब देखें, अगर मैं कमज़ोर पायलट हूँ, मैं मुबश्शिर लुकमान, अगर मैं कमज़ोर पायलट हूँ और मैं किसी को ट्रेन करता हूँ, तो मैं अपने से ज़्यादा कमज़ोर पायलट ही ट्रेन करूँगा ना, मैं को अपने से बेहतर पायलट तो नहीं बना सकता। तो अगर मैं क्वालिफाइड ही नहीं हूँ खुद उड़ाने का एक पैसेंजर प्लेन या कोई भी पैसेंजर प्लेन, तो मैं किसी पायलट को क्या ट्रेन करूंगा कि तुमने पैसेंजर प्लेन कैसे उड़ाना। क्या इंटरनेट पे पढ़ पढ़ के मैं डाउनलोड कराता रहूँ उसको कि अच्छा अब ये कर लेना, ये होगा तो ये कर लेना। ये सिर्फ इंटरनेट पे करने वाली चीज़ें तो नहीं है। लेकिन इन सारी चीज़ों में सिविल एविएशन का एक बहुत बड़ा रैकेट है। बट आपको पता है पिछले कई साल से प्रॉपर डीजी सिविल एविएशन है ही नहीं। पाकिस्तान का वो इदारा जहाँ प्लेन क्रैशेस हो रहे हैं, जो जिम्मेदार है एविएशन का, जो न्यू एविएशन पॉलिसी दे रहा है, और उस पॉलिसी के तहत बहुत सी एयरलाइनों ने उस मुल्क में आने से इनकार कर दिया। उस पॉलिसी के तहत यहाँ पे जिन्होंने अपने लाइसेंसेस लिए हुए थे एयरलाइन को शुरू करने के, उन्होंने अभी तक उन्होंने इनकार कर दिया कि हम शुरू नहीं कर रहे नई एयरलाइंस यहाँ पे। उस जगह का जहाँ अरबों रुपया लग रहा है हुकूमत वक्त का और लोगों का और टैक्स पेयर्स का, वहाँ पे डीजी ही कोई नहीं है, वो एड हॉक है। एड हॉक अपॉइंटमेंट्स होती हैं, इजाफी चार्ज होता है, ये होता है। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि वाहिद डीजीसीए, अब मुझे आज अफसोस है, मैं इस बात का एतराफ़ कर रहा हूँ कि मैं उनके अपॉइंटमेंट के ख़िलाफ़ था, क्योंकि वो एयरफोर्स से आ रहे थे उसमें।
तो मैं उस वजह से ख़िलाफ़ था। लेकिन अब जब मैं देखता हूँ तो वो इन लोगों से बहुत ज़्यादा, ये जो जोकर्स हैं सारे बीच में, वो काबिल थे। एयर मार्शल आसिम सुलेमान डेफिनेटली काबिल आदमी थे। मैं उनकी इंडक्शन के तरीके के ख़िलाफ़ था, हालांकि वो एक इश्तिहार दे के उस इश्तिहार पे क्वालिफाई करवा के था, लेकिन एक बैक ऑफ द माइंड में था कि, और जो मैं अभी भी बिलीव करता हूँ कि इंडिविजुअल्स तो बड़े अच्छे हो सकते हैं, बट कलेक्टिवली आप फाइटिंग एविएशन को और कमर्शियल पैसेंजर एविएशन को मिक्स नहीं कर सकते। बहरहाल आसिम सुलेमान के बाद क्या हुआ? आसिम सुलेमान के बाद इसकी अपॉइंटमेंट होने ही नहीं दी है इन्होंने। आज तक आपको पता है ऐड ही नहीं दिया गया, और जो एक ऐड दिया वो ऐड ही गलत दे दिया, फिर उसको विड्रॉ करना पड़ा। ये सारे बाबू जो है ना, ये क्लर्क, हमारी ब्यूरोक्रेसी, ये जानबूझ के करिए। ये पीपल्स पार्टी, नवाज शरीफ, पीटीआई, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि किसकी हुकूमत है, क्योंकि ये बाबुओं का एक गठजोड़ बना हुआ है। और गलत ऐड दिया उसको। गलत ऐड किसने दिया था? मैं आपको नाम बता रहा हूँ, शाहरुख नुसरत ने वो गलत इश्तिहार बना कर दिया था, और जिसको फिर बाद में विड्रॉ करना पड़ा। अब क्या हुआ उसके बाद? इरफान इलाही आता है, तूर आता है, साकिब आता है, शाहरुख आता है, नुसरत आता है, और अब जामी है। ये सारे एक्टिंग डीजी हैं। कोई डीजी नहीं बन सकता इस मुल्क में सिविल एविएशन अथॉरिटी का, कोई नहीं बन सकता। यहाँ पे क्रैशेस हो रहे हैं, यहाँ पे कोई इंस्पेक्शंस नहीं हो रही हैं, यहाँ पे चेक मॉडल्स नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे लाइसेंस जो है पैसे दे के बनाए जा रहे हैं, यहाँ पे रेटिंग्स जो है वो पैसे दे के ली जा रही हैं, यहाँ पे सर्टिफिकेशन जो है पैसे दे के ली जा रही हैं, और डीजी कोई नहीं है हमारा। यानी एड हॉक काम होना है, तो फिर लोग मरेंगे ना। इसलिए जब मैं कहता हूँ कि भाई ये शहीद नहीं हुआ, ये तुमने मारे हैं। शहीद तो अल्लाह बताएगा, वो तो अल्लाह की ज़ात है, जिसको मर्जी वो रुतबा दे दे, मैं और आप तो नहीं दे सकते। लेकिन जानबूझ के अगर हम मरने को जा रहे हैं तो ये कौन सी कोई नेकी का काम है, और ये इसलिए हो रहा है। अब आप ये देखें कि फेक सीपीएल केस इंक्वायरी जो है वो अब जो है जून के पहले हफ्ते में सबमिट होगी। 15 महीने से सिविल एविएशन उसके ऊपर चुप करके बैठा हुआ है। अच्छा, इस एक्सप्लेनेशन इसकी कौन देगा? वो जब जिसके पास जाएंगे, बोर्ड मेंबर्स के पास जाएंगे, कहेंगे डीजी नहीं है जी। आप किसी इंस्पेक्टर के पास जाएंगे, डीजी नहीं है जी। डीजी के पास जाएंगे, कहेगा मैं तो एक्टिंग डीजी हूँ जी, मेरे पास तो इजाफी चार्ज है, मुझे क्या पता। ये क्या आपने देखा कि सिविल एविएशन क्रैश साइट पे गया नहीं? आज 1 हफ्ता हो गया, 1 हफ्ता तकरीबन। मेरा ख्याल है कि इसी वक्त मोरलेस दोपहर के टाइम पे वो इल फेटेड फ्लाइट क्रैश हुई थी। अभी तक एक सिविल एविएशन का वहाँ पे डीजी जो है या कोई डायरेक्टर जो है वो नहीं गया, उसने पानी की बोतल नहीं किसी को पूछी, उसने जाके वो नहीं किया। बल्कि इन्होंने एक और खौफनाक काम किया, और ये मैं बात जो है ये मैं भी कंफर्म कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ताकि इनको पता हो कि मैं इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। कि रूल ये है कि जब क्रैश होता है तो उस रनवे को, और जिस रनवे के अगर ऊपर हुआ हो कोई ये सारा मामला, तो उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। उसको ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि उसके ऊपर अगर डेब्री वगैरह पड़ी हुई है, जैसे कोई पार्ट्स पड़े, अगर इंजन्स लगे हैं ये वो, तो वो मस्क ना हो सके, और वो को और एयरक्राफ्ट लैंड कर रहा होगा, उड़ के आप समझे उसको लग जाए, कुछ हो जाए तो एक और कटा खुल गया। इन्होंने उस एयरपोर्ट पे उसी रनवे पे इस फ्लाइट के बाद 2 फ्लाइटें लैंड करवाई हैं 25 लिफ्ट के ऊपर, जो कि नहीं कर सकते। अच्छा, आपने अगर सली मूवी देखी है तो आपने उसमें भी देखा होगा, एक बड़ा सटल सा पॉइंट है कि जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जिसकी शिफ्ट पे कुछ होता है, कोई हादसा होता है, उसको इमीडिएटली रिलीव कर दिया जाता है, उसकी जगह दूसरा आ जाता है, और जो है ना वो टेक ओवर कर लेता है। यहाँ पे मुझे पता चला कि टावर का भी और कंट्रोल का भी, दोनों के एटीसी ऑफिसर्स जो हैं उनको नहीं बदला गया, उन्होंने पूरी शिफ्ट कराई, उसके बाद अगले भी लैंड करा दिए उन्होंने वहाँ पे। ये किस किस्म की ट्रेनिंग हो रही है सिविल एविएशन में? ये किस किस्म का मॉडल है एविएशन का? क्या इनको कोई रहम नहीं है? क्या इनको कोई दर्द नहीं है? क्या इनको मारना है सिर्फ लोगों को अपनी नौकरियां करने के लिए? ये डीजी आने ही नहीं देते कोई। जब भी आप डीजी के लिए इश्तिहार देंगे, ये उसमें कोई ना कोई लुचतल देंगे। जब भी आप उसके लिए आप किसी को अपॉइंट करवाएंगे प्राइम मिनिस्टर से, ये उसमें कोई ना कोई नया अपना समोसा जो है, पकौड़ा जो है वो फ्राई कर लेंगे पकड़ के, और उसकी अहलियत को चैलेंज, क्योंकि ये चाहते ही नहीं कि इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस हो। नीचे सबकी कमाइयाँ लगी हुई हैं। आपने कितनी देर तक इसको बर्दाश्त करना है? मेरा काम तो है अजान दे देना, क्योंकि यही मुझे अल्लाह का हुक्म है। ये मैंने अजान दे दी है। अब देखना यह है कि पूरी कौम उठती है कि नहीं उठती। वो किसी एक औरत का अगर कोई किस्सा हो जाए
कि जी वो नाके पे उसको रोक लिया या उसने गाली दे दी या कोई और दो औरतों की लड़ाई हो जाए तो उस पर तो पूरा मुल्क मुझे ताने दे रहा होता है कि ये वीडियो कर दो जरा आके। मैं पूरी कौम को ताना दे रहा हूं कि 22 करोड़ लोगों, तुम्हारे ऊपर लोग ऐसे बैठे हैं जो जानबूझकर क्रिमिनली तुम्हें मरवा रहे हैं, आप खड़े हो, इस सिविल एविएशन के खिलाफ खड़े हो। होते हैं आप लोग या नहीं होते, आपका फैसला है। मेरा काम है आजाद दे देना। अल्लाह हाफिज।